प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 11वीं का 11वां अध्याय है आधुनिकीकरण के रास्ते, उसका सारांश कर रहे हैं। इस अध्याय में हम एशिया महाद्वीप के दो देश चीन व जापान के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों देशों ने अपने आप को विकसित देश कैसे बनाया और इन दोनों देशों के इतिहास व परंपराओं ने इसमें क्या योगदान दिया। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन का 19वीं सदी में पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था, दबदबा था। लंबी परंपरा के जो वारिस थे, मीन्स 1644 से लेके 1911 ईस्वी तक छिंग राजवंश, तो डायनेस्टी का नाम है छिंग राजवंश की जो सत्ता है वो अक्षुण्ण जान पड़ती थी, मीन्स इसे तो कोई भी हिला नहीं सकता। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया। यहां तक कि 1894 में उसके पड़ोसी छोटे से देश जापान ने चीन को हरा दिया। देश का राजनीतिक नियंत्रण छिंग राजवंश के हाथों से जाता रहा। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की और 1970 के दशक के जो आखिरी वर्ष है उस तक तो चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की जो विचारधारात्मक व्यवस्था है वो उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। यदि हम चीन के भूगोल की बात करें तो चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है और इसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं और 3 प्रमुख नदियां हैं। पीली नदी है जिसका नाम चीन की भाषा में बोले तो हुआंग हे। यांगत्से नदी है जिसे छांग जियांग कहा जाता है और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगत्से नदी। और परल नदी। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है और यदि यहाँ रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख जातीय समूह है उसका नाम है हान। हान के अलावा भी यहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे उइगुर है, हुई, मांचू और तिब्बती, ये भी लोग यहाँ रहते हैं। यदि हम चीन के खाने की बात करें, वहाँ के जो खाने हैं, तो वहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली है वो दक्षिणी या कैंटोनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं और यहाँ का जो जाना माना भोजन है डिम सम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूने वाला, यही का खाना है कैंटन का, जो गूंथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबाल कर बनाए गए व्यंजन जैसा है। जैसे आजकल आप मोमोज वगैरह खाते हैं उस जैसा, जो गुथा हुआ आटा होता है उसमें सब्जी भर के उसको उबाल कर बनाते हैं। ये उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, जबकि सेंचुआ जो जगह है में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। अब हम आधुनिक चीन के जो विकास है उसके पीछे इतिहास के बारे में देखें तो चीन का जो आधुनिक इतिहास है ये संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। जो चीनी बहस होती है, आपस में डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, उसमें 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं, जिसमें कांग योवेल जिनका समय है 1858 से 1927, लियांग किचाऊ जिनका समय है 1873 से 1929 जैसे जो आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब जो इसमें दूसरा नजरिया है वो है गणतंत्र के जो पहले राष्ट्राध्यक्ष थे डॉक्टर सन यात सेन। तो जैसे जो गणतांत्रिक क्रांतिकारी थे वो जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे।
तीसरे यदि हम बात करें तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। तो ये तीनों आपने नजरिए देखे, जिसमें पहला था कांग योवेल और लियांग कीचाओ का, दूसरा था डॉक्टर sun यात-सेन का, और तीसरा था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध हुआ 1839 से 1842। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया इस युद्ध ने, और सुधार और बदलाव की मांगों को मजबूती दी। कांग युवेई और लियांग कीचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के जो नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था, मींस अपमान का प्रतीक था। पोलैंड यदि किसी को बोला गया तो वो अपमान का प्रतीक था। यहां तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में किया जाने लगा। बोलान वू, ध्यान रखेंगे आप, शब्द बोलान वू का मतलब होता है हमें पोलैंड करने के लिए, मींस हमारा अपमान करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग कीचाओ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की भी आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता था। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद, अब जैसे भारत में महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी हुए, उसी समय चाइना में कन्फ्यूशियस हुए थे। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस, जिनका समय है 551 से 479 ईसा पूर्व, और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी तथा उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन, फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजा गया, ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए, बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, क्योंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है। चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उल्ट जाना था। क्यों उल्ट जाना था बता देता हूं। पहले जापान सीखता था चाइना से, लेकिन अब चीन सीख रहा है जापान से। इसलिए बोला इसने कि पारंपरिक संबंधों का उल्ट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीन की जो परीक्षा प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब आपसे पूछेंगे चीनी परीक्षा प्रणाली को कब समाप्त किया गया, तो यह समाप्त किया गया 1905 में। यदि बात करें इसमें क्या होता था परीक्षा प्रणाली में, तो जो अभिजात सत्ताधारी वर्ग था, उसमें प्रवेश करने के लिए, उसमें प्रवेश करने का एक ही तरीका था, वो था इम्तिहान, परीक्षा देना। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था।
यह परीक्षा विभिन्न सत्रों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। साल होते थे 3 और परीक्षा आयोजित होती 2 बार। पहले सत्र की परीक्षा में केवल 1 से 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा वाले बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे चाइना में। और देश में जो पद थे, राजकीय शासकीय पद थे, वो केवल 27,000 थे। इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में बाधा का काम करता था, क्योंकि जो विद्यार्थी थे, जो लोग थे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को नया अपना के इस परीक्षा की तैयारी में लगे रहते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी, क्योंकि यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर आधारित थी, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी। इसलिए 1905 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और यह प्रणाली क्या करती थी? प्रत्याशियों को, जो पास कर देते थे इस परीक्षा को, उसको अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। यदि हम बात करें चाइना के अंदर गणतंत्र की स्थापना के बारे में, तो 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर सन यात सेन, जिनका समय है 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई चीन में 1911 में। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। डॉक्टर सन यात सेन, वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत, वो 3 सिद्धांत को क्या बोला जाता है वहां? सन मिनचुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत थे। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था कि जो मांचू वंश है, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। और समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डामाडोल बने रहे। और बात है 4 मई 1919, बहुत इंपॉर्टेंट सन है ये, 4 मई 1919। इसको 4 मई आंदोलन भी पढ़ेंगे आप। 4 मई 1919 में बीजिंग, जो चाइना की राजधानी है, बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथिया लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा, क्योंकि चाइना के अंदर एक परंपरा थी जिसमें लड़कियों के पांवों को कपड़े के साथ बहुत सख्ती से बांध दिया जाता था ताकि उनके पैर बड़े ना हो, क्योंकि चाइना में छोटे पैरों को अच्छा माना जाता था। तो पैरों के बांधने की प्रथा, जो एक अमानवीय प्रथा थी, और औरतों की अधीनता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कोमिंतांग मींस नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। एक उभरी कोमिंतांग, जिसका नाम हम बोल सकते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, और दूसरी थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। सन यात सेन के विचार कोमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु मींस 1925 में, सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कोमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वॉरलॉर्ड्स कौन? स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण अलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की
लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप रंग, वाणी और काम, और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहां तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई को भी प्रस्तावित की। कोमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। संघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज्यादातर लोग नगण्य शहरी व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की जो परिस्थितियां थी बहुत खराब थी। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके, प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। शाओ तोआफेन, ये आप याद रखिए, व्यक्ति का नाम है शाओ तोआफेन, द्वारा संपादित लोकप्रिय पत्रिका थी जिसका नाम था लाइफ वीकली। इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों के से साथ ही गांधी जी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। पत्रिका का नाम है लाइफ वीकली। किसके द्वारा संपादित थी? ये थी शाओ तोआफेन के द्वारा। इसका वितरण 1926 में केवल 2000 कॉपियां थी से बढ़कर 1933 में 2 लाख कॉपियां हो गई, 2 लाख प्रतियां हो गई। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद जो कोमिंतांग है, मींस नेशनल पीपुल्स पार्टी है, अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। डॉक्टर सन्यात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। अब यदि बात करें हम चीन में साम्यवादी दल का उदय, 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कोमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान जो कीमतें थी 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। अब देखें, 1945 और 1949 के बीच के दरमियान जो कीमतें हैं वो 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में 2 संकट थे, एक पर्यावरण संबंधी जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश, बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक आर्थिक जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी जो पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी, पुरानी टेक्नोलॉजी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 1918 नेता रहे लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतरराष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के हाथों के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में से खत्म कर दिया गया। माओ त्से-तुंग 1893 से 1976 जिनका समय है ने सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ये मीन्स चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में उभरे, नेता के रूप में उभरे। क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिससे अंततः कोमिंतांग पर जीत हासिल की, जिसने माओ त्से-तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है।
यहाँ पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कोमिनतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाई। मजबूत किसान परिषद मीन्स सोवियत एक कमेटी का गठन किया। जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वो महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए जिसमें आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया। कम्युनिस्टों को सोवियतों की कोमिनतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्होंने लॉन्ग मार्च पर जाना पड़ा। ये 1934-35 की बात है। लॉन्ग मार्च पर जाना जो एक लंबी यात्रा थी, सांक्सी तक की। ये 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कोमिनतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कोमिनतांग की हार हो गई। अब नए जनवाद की स्थापना है। 1949 से 1965 के बीच की बात है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सरोहारा की तानाशाही, ये जो सरोहारा शब्द है यह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया गया था कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। कहता सरोहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के जो पीछे जगह थी उसमें इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में जो पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे, मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रही। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जन संपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों, अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे और ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953-54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लिउ शाओची और तंग सियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पीछे वाले हिस्से में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था ये। अब कहते हैं यहाँ पे दर्शनों का टकराव होता है 1965 से 1978 तक। समाजवादी व्यक्ति की रचना के जो इच्छुक थे, माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सरोहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा थी, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों, पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, ये मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा पेशेवर ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्क संगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई। अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध में प्रभाव बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। अब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे 1978 से शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद यदि हम चाइना में सांस्कृतिक क्रांति की बात करें
तो इसका समय रहेगा 1966। चाइना में सांस्कृतिक क्रांति का समय है 1966। तो 1978 से शुरू होने वाले जो सुधार हैं उसकी बात करें। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। ये क्या क्या थी? यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाजत थी। इस नए और आजाद वातावरण, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय, जो 4 मई का आंदोलन हुआ था, उसमें चाइना के अंदर जो 4 मई का आंदोलन था 1919 में, कहता 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा और 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना जो अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। कुछ इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 17वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज्यादा खुलेपन की मांग की और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्ण दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों, महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद, और यह तर्क है कि पश्चिम की नकल करने की बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बना सकता है।